किसान पर। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बांस क्षेत्र के विकास को सुव्यवस्थित करने के लिए सलाहकार समूह के गठन को दी मंजूरी। समूह उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिए बांस क्षेत्र के विकास पर करेगी काम। समूह में शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, उद्यमियों, डिजाइनरों, किसान नेताओं सहित कई साझेदारों का है प्रतिनिधित्व। केंद्रीय कृषि मंत्री ने सोमवार को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह अध्यक्ष मेलिंडा फ्रेंच गेट्स के साथ की बैठक। कहा, महिला किसानों को और बढ़ावा देने के लिए सरकार कर रही है प्रयास। तोमर ने कृषि निवेश पोर्टल बनाने का किया शुभारंभ। नई दिल्ली में सोमवार को मोटे अनाज पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता की हुई बैठक। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मोटा अनाज अच्छा पोषक आहार विषय पर आयोजित संगोष्ठी में कहा कि इससे अगले वर्ष मनाए जाने वाले मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की तैयारी में मिलेगी मदद। भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए करना चाहिए प्रयास। केंद्र सरकार के प्रयास से धान की पराली को जलाने की घटनाओं में आई कमी। इसरो प्रोटोकॉल पर आधारित आंकड़ों के अनुसार 78,550 से घटकर 53,800 हो गई है। लगभग 31.5% की कमी की गई है दर्ज। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बांस क्षेत्र के विकास को सुव्यवस्थित करने के लिए एक सलाहकार समूह के गठन को मंजूरी दी है। समूह में शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, नवोन्मेषकों, प्रगतिशील उद्यमियों, डिजाइनरों, किसान नेताओं, विपणन विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न साझेदारों का प्रतिनिधित्व है। बांस मूल्य श्रृंखला से संबंधित सभी वर्गों के बीच तालमेल के माध्यम से इस क्षेत्र के विकासात्मक ढांचे में सुधार के लिए अंतर मंत्रालय और सार्वजनिक निजी परामर्श की परिकल्पना की गई है। केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 2018-19 के दौरान पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू किया गया था। ये मुख्य रूप से उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिए बांस क्षेत्र की एक पूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास पर केंद्रित है। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर चेन्नई में एक समारोह में ड्रोन का कृषि में कैसे इस्तेमाल किया जाता है एक प्रदर्शनी को देखा, जिसमें ड्रोन द्वारा कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा था। गौरतलब है कि ड्रोन का खेती में व्यापक इस्तेमाल के लिए कई कदम केंद्र सरकार ने उठाए हैं। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल से न सिर्फ किसानों के समय में बचत होगी, बल्कि आर्थिक रूप से भी किसानों को सशक्त बनाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ सोमवार को नई दिल्ली में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह अध्यक्ष मेलिंडा फ्रेंच गेट्स की बैठक हुई। इस दौरान तोमर ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत कृषि निवेश पोर्टल बनाए जाने का शुभारंभ किया। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में महिला किसानों को और बढ़ावा देने पर सरकार का पूरा फोकस है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में अनेक चुनौतियां हैं, जिनके समाधान के लिए भारत सरकार
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कुशलतापूर्वक काम कर रही है। तोमर ने कहा कि कृषि निवेश पोर्टल कृषि क्षेत्र में निवेश की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा, जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि निवेशकों हेतु केंद्रीकृत वन स्टॉप पोर्टल के रूप में बनाया जाना है। उन्होंने कहा कि निवेशकों के लिए ये पोर्टल दर्पण सिद्ध होगा, उन्हें इससे काफी सहायता मिलेगी। तोमर ने गेट्स फाउंडेशन द्वारा भारत में विविध क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि फाउंडेशन द्वारा भारत में कृषि क्षेत्र में भी काम करना अच्छा अनुभव सिद्ध होगा। सुश्री मेलिंडा ने कहा कि कृषि मंत्रालय के साथ काम करके उन्हें खुशी होगी। वह चाहती हैं कि महिला किसानों का जुड़ाव ज्यादा से ज्यादा हो। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन कई देशों में काम कर रहा है और भारत में उन्हें अच्छा अनुभव हुआ है। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने सोमवार को नई दिल्ली में मोटा अनाज अच्छा पोषक आहार विषय पर संगोष्ठी और मोटे अनाज पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक में कहा कि इससे अगले वर्ष मनाए जाने वाले मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की तैयारी में मदद मिलेगी। पीयूष गोयल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने के भारत के अनुरोध को स्वीकार किया है और 70 से अधिक देशों ने इसका अनुमोदन किया है। पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के साथ बांग्लादेश, केन्या, नेपाल, नाइजीरिया, रूस और सेनेगल की ओर से लाए गए प्रस्ताव को स्वीकार किया था, जिसमें 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने की बात कही गई थी। G20 और शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता भारत को मिलने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के नेतृत्व से विश्व मंच पर भारत के बढ़ते कद की स्पष्ट झलक मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने 2018 में मोटा अनाज वर्ष मनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाज को निरंतर ऐसे खाद्य के रूप में बढ़ावा दिया है जो देश ही नहीं बल्कि विश्व के सुदूर भागों में पोषण में सहायक होगा। विश्व ने भारत की ओर से शुरू की गई योग से लेकर मोटे अनाज तक की पहल को स्वीकार किया है, जिनमें प्रधानमंत्री के वैश्विक नेतृत्व और पूरी दुनिया में भारत की गाथा को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों की सफलता की साफ झलक मिलती है। धान की पराली को जलाने की घटनाओं में महत्वपूर्ण कमी आई है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ अन्य हितधारकों के किए गए शानदार और सिलसिलेवार प्रयासों को दिखाती है। धान की पराली को जलाने की घटनाओं की निगरानी के लिए मानक इसरो प्रोटोकॉल पर आधारित आंकड़ों के अनुसार 15 सितंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 की अवधि के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के NCR जिलों में पराली को जलाने की घटनाएं 2021 के 78,550 से घटकर 2022 में 53,792 हो गई हैं, यानी इसमें 31.5% की कमी दर्ज की गई है। केंद्र सरकार ने अपनी CRM यानी फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत पंजाब सरकार, NCR, राज्य सरकारों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को 5 साल की अवधि के दौरान इस क्षेत्र में पराली के प्रभावी प्रबंधन के लिए 3,062 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की है। इसमें से 1,426 करोड़ रुपए से अधिक पंजाब राज्य सरकार को जारी किए गए हैं। अब तक CRM योजना के माध्यम से फसल अवशेष प्रबंधन के लिए पंजाब में लगभग 1.20 लाख, हरियाणा में लगभग 72,700 और उत्तर प्रदेश में लगभग 7,480 मशीनें उपलब्ध हैं। इस अवधि के दौरान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लगभग 38,400 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। इनमें पंजाब में लगभग 24,200 और हरियाणा में लगभग 6,775 CHC हैं। बायो विलेज 2 भारत में सतत विकास को बढ़ने में महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। इस विषय पर हमारी अगरतला संवाददाता रीना देवी ने त्रिपुरा सरकार के जैव प्रौद्योगिकी निदेशालय के अंजन सेनगुप्ता से विशेष साक्षात्कार किया। पेश है इस साक्षात्कार की तीसरी कड़ी। प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी माने नॉट ओनली द बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, काफ़ी लाइन डिपार्टमेंट्स भी जुड़े हुए हैं। तो मेनली इसमें कौन कौन सा डिपार्टमेंट का रोल है? हाँ, बायोटेक्नोलॉजी डायरेक्टरेट तो है, वो है मेन इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यार उसका जो मेरा जो साथी है, जो प्रोजेक्ट ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट्स जो है, उनका 24/7 उनका कंट्रीब्यूशन के लिए ये सफल हुआ है। लेकिन एक चीज़ तो सही है कि किसी भी प्रोजेक्ट
उसका इम्प्लीमेंटेशन कभी भी सफल नहीं होगा अगर कोई कहे कि ये अकेला उसने किया है। इसके साझे जिम्मेदारी का साथ साझे योगदान की भी जरूरत पड़ता है और इसमें हम अपना आभार व्यक्त करते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जिसने हमको ये सब ऑर्गेनिक इनपुट्स दिए हैं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जिसने हमको मशरूम वगैरह का स्पॉन्स दिया है, फिशरी डिपार्टमेंट का, एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जिन्होंने हमने उन लोगों का कंपोनेंट दिया है, ट्रेडा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है रिन्यूएबल का, उन्होंने हमको सोलर वाटर पंप और बायोगैस का सब दिए है। हालांकि हमने मॉनिटरिंग वगैरह तो हम खुद किए हैं, लेकिन इन लोगों का योगदान की मतलब अगर नहीं रहते तो ये तो प्रोजेक्ट ऐसा नहीं हो पाता। इवन EESL जो ऑर्गेनाइजेशन है, PSU है पावर डिपार्टमेंट का, उन्होंने हमको ये जो LED लाइट जो है, LED बल्ब और LED ट्यूब JNK जो है वो इंग्लिश में लिखी हुई है, उसके नीचे फॉर्मर उत्तराखंड जो है वो अनएडिटेड है। ये हो नहीं सकता था। बायोटेक्नोलॉजी डायरेक्टरेट ने इसको इम्प्लीमेंट किया, इसका मॉनिटरिंग किया, सुपरविजन किया, इसका फंडिंग किया। जब तक ONGC से पहले मिला तो ONGC फंडिंग किया, इसके बाद हमने खुद मतलब स्टेट गवर्नमेंट से इसका फंडिंग हुआ है, तो ये सही है। लेकिन इन सब का योगदान का बिना ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा नहीं हो पाते। Sir, you have just mentioned about the funding from ONGC and now from state government. तो ये project implement शुरू में आपका mostly focusing on the funding area. तो आप क्या आप माने challenges फेस किया हुआ है एंड देन अभी कैसे चल रहा है इन द सेक्शन ऑफ मॉनिटरी एंड फंडिंग का बात। तो ये फंडिंग, जहां तक फंडिंग का सवाल है, पहले अगर कोई नया तरीके का जब प्रोजेक्ट होता है, इसमें फंडिंग सिम्स टू बी ए रिस्की फैक्टर। तो कोई बहुत सीधा साधा मतलब तरीके से तो फंडिंग नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट नया हो। तो हमने ये जब प्रोजेक्ट बनाया तो अब हमने ONGC त्रिपुरा का पास हम गए और उनको बोला कि फंडिंग करने के लिए। हमको अभी भी याद है जो पहला फंडिंग जो ONGC का था वो करीब 8-8.5 लाख रुपया का था और इसमें हमने पहला बायो विलेज किया। इसका बाद इसमें काफी मॉडिफिकेशन लाए हैं हमने, इसका बाद इसको काफी चेंजेस किए, धीरे धीरे इसको हमने एनरिच किया, इसका मतलब वैल्यू एडिशन किया और आज का बायो विलेज 2.0 जो है वो पहला बायो विलेज 2.0 से काफी अलग है, जो उसका प्रिंसिपल तो एक है। तो हमने इसका बाद भी जब ये पहला प्रोजेक्ट हमारा सफल हुए तो इसका बाद ONGC हमको लगातार हमको फंडिंग करते रहे, 3-4 बायो विलेज तक कर दिया। आपका मैं स्पेशली जिक्र करूंगा बरकूबारी बायो विलेज जो चरीलाम ब्लॉक का अंडर है। यह है पहला जनजाति बायो विलेज 2.0। इसका फंडिंग भी ONGC त्रिपुरा एसेट ने किया है। तो after all, when the project is successful, then it should be accredited. So it has got the accreditation. और इसका बाद हमने स्टेट गवर्नमेंट से देन विधायक इलाका उन्नयन प्रकल्प है, इससे मिला है। और अभी तो हम ये आशा व्यक्त करते हैं कि भविष्य में हमको सेंट्रल गवर्नमेंट या दूसरा कभी किसी भी इंस्टीट्यूशन से हमको इसका फंडिंग मिलेंगे। किसानों को आलू, प्याज एवं अन्य उत्पाद के भंडारण के लिए गोदाम बनाने हेतु सरकार किसानों को सब्सिडी उपलब्ध कराती है ताकि किसानों को इन फसलों के उचित दाम भी मिल सके और वर्ष भर इन उत्पादों की गुणवत्ता भी बनी रहे। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा राज्य के किसानों को प्याज भंडारगृह के निर्माण पर अनुदान देने के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। राज्य के किसान जारी लक्ष्य के विरुद्ध ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY वर्ष 2022-23 अंतर्गत राज्य स्तरीय मंजूरी समिति से अनुमोदित प्याज भंडारगृह परियोजना के लिए जिलेवार वर्गवार लक्ष्य जारी किए हैं, जिसके तहत किसान सभी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2022-23 के अंतर्गत प्याज भंडारण गृह निर्माण के लिए मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग ने राज्य के कुल 10 जिलों के किसानों के लिए लक्ष्य जारी किए। योजना के अंतर्गत सामान्य, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। प्याज भंडारण के लिए कुल 100 इकाई का लक्ष्य है, जिस पर 175 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। सभी जिलों के लिए 10 इकाई का लक्ष्य है, जिसमें 7 सामान्य वर्ग, 2 अनुसूचित जाति तथा 1 अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए लक्ष्य है।
अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मनरेगा के तहत एक पुल का निर्माण किया जा रहा है। पुल का निर्माण हो जाने के बाद लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पुल के निर्माण कार्य से नरेगा के तहत रोजगार भी मिल रहा है। क्षेत्र में हो रहे विकास कार्य से लोगों में उत्साह है। ये ब्रिज का काम कर रहे हैं इधर ये कोटताड़ा एरिया में। यहाँ पे ये बड़े एरिया में यही पुल है। यहाँ पे काफ़ी लोग पैदल चल के जाते हैं। इसकी लेंथ है 40 मीटर लंबाई है इसकी और 4 मीटर चौड़ाई है इसकी। आसानी हो जाएगी, गाड़ियाँ जाएगी आगे तक। जो भी पैदल आते थे अब तो उनका ही है, थोड़े दिन का ही काम रह गया। अब थोड़ी मुश्किल और देखनी है, जहाँ पे इतनी देखी ना थोड़े दिन और ही सही। इस सेशन में जो काम हुए वो इससे पहले कभी ऐसे काम नहीं हुए। नरेगा का हो, चाहे ट्राइबल का हो, चाहे और कोई दूसरी स्कीम का हो। बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी क्योंकि रास्ते नहीं थे, यहाँ कोई काम नहीं था और पानी के प्रोजेक्ट नहीं थे। बहुत मुश्किलात हमें पेश आती थी। आज तो खुदा के फजल करम से हमारे सरपंच खालिक साहब ने जगह जगह जहाँ कोई काम मांग नहीं थी वहाँ भी उन्होंने पूछकर खुद काम करवाए। और जो ये बन रहा है, पुल बन रहा है, इसकी बहुत दिक्कत थी। इन्होंने इस पुल में बहुत तवज्जो की इन्होंने और हमारे यहाँ जितने भी काम किए हैं, रोडें बनाई, ये जो डुले वगैरह मकान, सब काम उन्होंने किए हैं। तमिलनाडु में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। 8 दिसंबर को राज्य के नागपट्टनम, तंजौर, तिरूर, कडलौर, कराईकल और चेन्नई में भारी से भारी बारिश हो सकती है। दक्षिणी अंडमान सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह बारिश का अनुमान जताया गया है। ये कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान की शक्ल भी ले सकता है और बंगाल की खाड़ी की तरफ भी असर दिखा जा सकता है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और पुडुचेरी में भी बारिश के आसार हैं। एहतियातन उत्तरी तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 6 टीमें तैनात की गई हैं। अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के किसानों को आश्वस्त किया है कि सोयाबीन, कपास फसल की बाजार की दर में उतार चढ़ाव होने से किसानों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे संबंधित नीति में बदलाव करने के लिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से चर्चा की जाएगी। इससे पहले किसानों ने कपास और सोयाबीन की कीमतों को लेकर मुंबई के अरब सागर में जल समाधि लेने की चेतावनी दी थी। बड़ी संख्या में किसान राज्य के विभिन्न हिस्सों से मुंबई पहुंचे थे। कपास उत्पादकों के केंद्र व राज्य सरकार से संबंधित मांगों को लेकर किसानों द्वारा पुकारे गए आंदोलन की दखल लेते हुए मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री ने बैठक आयोजित की। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शिष्टमंडल को आश्वस्त किया कि किसानों की समस्याओं का हल निकालने के लिए सरकार सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सूखे की मार झेल रहे किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए 7,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और ये सहायता 10,000 करोड़ रुपए तक दी जाएगी। लगातार बारिश से नुकसान झेले किसानों को भी मदद मिल सके, इसलिए नियमों में ढील दी गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गोपीनाथ मुंडे फसल बीमा योजना के तहत खेतीहर मजदूरों को बीमा कवर प्रदान किया जा सकता है। इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। और अब बात मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। मोटे अनाज में शामिल रबी बाजरे की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2 दिसंबर तक रबी बाजरे की बुआई 12,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 13,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी बाजरे की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,000 हेक्टेयर पीछे है। बात बाजरे की आवक की करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को बाजरे के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। कहीं भाव चढ़े तो कहीं उतरे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान बाजरे के भाव में कोई बदलाव नहीं हुए। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 3 दिसंबर को देसी बाजरे का भाव रहा 2,200 रुपए। 5 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,200 रुपए पर बना रहा, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 दिसंबर को बाजरे का भाव था
1625 रुपए। 5 दिसंबर को इसके सौदे 125 रुपए उछलकर 1750 रुपए पर हुए। हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान बाजरे के भाव स्थिर रहे। यहां 3 और 5 दिसंबर को बाजरा 3000 रुपए पर बिका। राजस्थान की लालसोट मंडी में 3 दिसंबर को बाजरे का भाव था 2150 रुपए। 5 दिसंबर को इसके सौदों में 30 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2120 रुपए। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में इस दौरान हाइब्रिड बाजरे के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां 3 दिसंबर को बाजरे का भाव रहा 1950 रुपए। 5 दिसंबर को इसके भाव 10 रुपए टूटकर 1940 रुपए पर हुए। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक सीमित देखने को मिली। कुछ मंडियों में धनिया बिकवाली के लिए पहुंचा। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 3 दिसंबर को धनिये का भाव रहा 9200 रुपए। 5 दिसंबर को इसके सौदों में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 9250 रुपए पर। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान धनिये के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां 3 दिसंबर को धनिये का भाव था 8520 रुपए। 5 दिसंबर को यहां धनिये के भाव में 20 रुपए की गिरावट आई और भाव 8500 रुपए पर आ गया। धनिया एक ऐसी फसल है जिसे किसान मसालों के रूप में तो बेचते ही हैं, साथ ही हरे धनिये से भी अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। भारत में धनिये की खेती मुख्य रूप से पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में की जाती है। धनिये की पैदावार पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 15% से ज्यादा की कमी अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल के समान अवधि के दौरान 8,91,000 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर धनिये की उपज 90,000 टन कम हो सकती है। बता दें कि देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। साल 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 10% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 48,658 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 57,359 टन का रहा था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 8,701 टन घटा है। और अब बात मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। पंजाब में गेहूं की बुआई करें, यहीं गन्ने के खेत से खरपतवार निकालें। किसान सरसों की रोपाई कर सकते हैं। सरसों के खेत में सिंचाई करते रहें। वहीं फूल गोभी की रोपाई के लिए समय उचित है। इसके साथ ही पालक की बुआई कर लें। पंजाब में मेथी भी बोएं। अभी धनिये की बुआई करते रहें। यहाँ शलगम की बुआई कर लें। साथ ही गाजर की बुआई कर सकते हैं। गाजर के खेत में सिंचाई करते रहें। वहां के किसान आलू की रोपाई कर लें। आलू के खेत में सिंचाई करते रहें। पंजाब में बैंगन की बुआई के लिए खेत तैयार करें। इस समय लाल मिर्च की बुआई के लिए भी खेत तैयार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में तिल की बुआई कर सकते हैं। यहीं गेहूं की बुआई कर लें। साथ ही लहसुन के खेत में सिंचाई करें। लहसुन की रोपाई कर लें। इसके अलावा टमाटर की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करते रहें। उत्तर प्रदेश में काबुली चने की बुआई कर लें। किसान मूंग और सरसों की बुआई कर सकते हैं। सरसों के खेत में निराई करें। वहां धान की कटाई करते रहें। उत्तर प्रदेश में गन्ने की रोपाई कर लें। इस समय आलू की रोपाई कर सकते हैं। यहाँ हल्दी की रोपाई करते रहें। वहीं पालक और धनिये की बुआई करें। अभी मेथी भी बोएं। उत्तर प्रदेश के किसान पपीते की रोपाई कर लें। यहीं पपीते के खेत में सिंचाई करते रहें।
ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में मतदान के बाद जारी हुए एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अधिकतर एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है कि दोनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार बन सकती है। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गणमान्य लोगों ने नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। काशी तमिल संगमम के तहत अब तक कई लोगों का समूह वाराणसी आ चुका है, जिनकी सुरक्षा से लेकर उनके घूमने तक की सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी वाराणसी पुलिस के पास है। इस पर वाराणसी पुलिस कमिश्नर अशोक मुथाजन ने कहा कि देश के 2 हिस्सों को जोड़ने वाले इस कार्यक्रम में वाराणसी पुलिस अपना पूरा योगदान दे रही है। नई दिल्ली में भारत और मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली बैठक में अफगानिस्तान में उभरती सुरक्षा स्थिति, आतंकवाद के खतरे से निपटने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की इस बैठक में गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। अजीत डोभाल ने कहा कि एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध मध्य एशिया हमारे साझा हित में है। फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने दिल्ली एससी से बिना शर्त माफी मांगी है। विवेक अग्निहोत्री ने भीमा कोरेगांव केस के आरोपी गौतम नवलखा को राहत के आदेश पर जस्टिस मुरलीधर पर पक्षपात का आरोप लगाया था। दिल्ली सरकार ने 9 दिसंबर तक दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल के चौपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध श्रेणीबद्ध कार्य योजना के स्टेज 3 के अंतर्गत केंद्र की वायु गुणवत्ता समिति की रिपोर्ट के आधार पर लगाया गया है। तो इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। के साथ बदलते भारत।